नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम लोग पक्सिनिया के जीवन चक्र के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि इसके जीवन चक्र में 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं: यूरेडोस्पोर्स, टेल्यूटोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्नियोस्पोर्स एंड एशियोस्पोर्स। पहला स्पोर इसके जीवन चक्र में यूरेडोस्पोर होता है और हमको इन स्पोर्स को, जैसे कि मैंने अभी नाम बोले हैं, हमको इसी क्रम में इसको पढ़ना है। यूरेडोस्पोर स्टेज जो होती है उसका संक्रमण हमको पक्सिनिया ग्रामिनिस के ऊपर देखने को मिलता है या गेहूं के देखने को मिलता है। ये यूरेडोस्पोर्स जो होते हैं ये एपिडर्मिस के नीचे, या जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है पक्सिनिया का, ये परपोशिकी जो लीफ है या जो उसका स्टेम है उसके नीचे ये एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के बाद में जो सब एपिडर्मल सरफेस पर ये एकत्रित होते हुए हमको दिखाई देते हैं। प्रत्येक कवक तंतु के शीर्ष पर एक यूरेडोस्पोर बनता है और इन यूरेडोस्पोर्स का निर्माण जो होता है वो एक सोराई के अंदर होता है, एक समूह के अंदर होता है, और उस समूह को हम लोग जो है वो यूरेडोसोरस कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चित्र पर देख रहे हैं, ये हमारे पास में जो है एक गेहूं की लीफ है। इस गेहूं की लीफ के जो सब एपिडर्मल सरफेस है, सब एपिडर्मल सरफेस से मेरा मतलब है कि एपिडर्मिस के नीचे बहुत सारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम एकत्रित हो जाता है और एकत्रित होने के बाद में ये एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ बनाते हैं जिनको कि हम लोग यूरेडोस्पोर्स कहते हैं। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं, यूरेडोस्पोर्स का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये यूरेडोस्पोर के पास में एक यहाँ नीचे स्टॉक होता है और ये स्टॉक के ऊपर हमको एक स्पोर बनता हुआ दिखाई देता है। ये स्पोर जो होता है एक द्विकेंद्रकीय होता है और एक कोशिकीय होता है। ये डाइकैरियोटिक है पर ये एक यूनिसेलुलर स्पोर है। इसका स्ट्रक्चर गोल होता है और इसकी वॉल या इसका जो सेल वॉल है वो पतली हमको इसके अंदर देखने को मिलती है। ये जो यूरेडोस्पोर्स बनते हैं ये समूह के अंदर बनते हैं और इस समूह को हम लोग जो है वो यूरेडोसोरस के नाम से जानते हैं। यूरेडोस्पोर एक कोनिडिया के रूप में कार्य करते हैं और ये यूरेडोस्पोर्स जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है ये एपिडर्मिस के सरफेस के बाहर आ जाते हैं, एपिडर्मिस को तोड़ देते हैं और हवा के द्वारा इनका प्रकीर्णन होता रहता है। ये यूरेडोस्पोर्स अब जो नए गेहूं के पौधे हैं या जिन पर संक्रमण नहीं हुआ है उनकी लीफ पर गिरते हैं और वहाँ पर जो रंध्र प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, उन स्टोमेटा के द्वारा ये भीतर की तरफ प्रवेश कर वापस से इस प्रकार का डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाते हैं गेहूं के पौधे पर, और फिर वहाँ पर जो है हमको यूरेडोस्पोर और बनता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है गेहूं के पौधे पर वह हमको यूरेडोस्पोर का होता हुआ दिखाई देता है। ये यूरेडोस्पोर जब हवा के द्वारा उड़ते हैं तो हवा के द्वारा उड़ने पर ये यूरेडोस्पोर जो होते हैं ये गेहूं की लीफ सरफेस पर या पत्ती की सतह पर गिरते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्टोमेटा है। इस स्टोमेटा के अंदर ये यूरेडोस्पोर अपना जर्मिनेशन करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर विदित है ये एक यूरेडोस्पोर है और यूरेडोस्पोर के अंदर हमारे पास में मैक्सिमम जो होती हैं वो हमको 4 जनन नलिकाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं, 2 साइड से और 2 ऊपर से। तो टोटल हमारे पास में अगर यूरेडोस्पोर जर्मिनेट करता है और उसको वहाँ पर अगर जितने स्टोमेटा अवेलेबल रहते हैं उतना ये हमको जो है जनन नलिका या जर्म ट्यूब बनाता हुआ दिखाई देता है। सो एक यूरेडोस्पोर जो होता है वो 4 जनन नलिकाएं निकालता है, 2 साइड से और एक ऊपर से और एक नीचे से। अब अगर हम इस चित्र को देखें तो ये चित्र हमारे पास में यूरेडोस्पोर का है और इस यूरेडोस्पोर के चित्र में आप देख रहे हैं ये इसका सेल वॉल है। बाहर की बॉडी को हम लोग एक्साइन कहते हैं, अंदर की बॉडी को हम इंटाइन कहते हैं। ये इसका स्टॉक है। यहाँ पर 4 जनन नलिकाएं बनती हैं, एक यहाँ पर बनती है,
एक यहाँ पर बनती है, एक ऊपर की तरफ बनती है और एक नीचे की तरफ बनती है। सो टोटल यूरेडोस्पोर जब जर्मिनेट होता है तो हमको 4 जर्म ट्यूब्स बनते हुए दिखाई देते हैं। वापस से बोल रही हूँ, 1 नंबर प्रश्न में होता है एक जर्म ट्यूब जो होता है उसका निर्माण यहाँ से होता है, सेकेंड जर्म ट्यूब यहाँ से, थर्ड जर्म ट्यूब यहाँ से और फोर्थ जर्म ट्यूब यहाँ से। तो एक यूरेडोस्पोर के जर्मिनेशन पर या अंकुरण पर हमको 4 जर्म ट्यूब जो हैं वो बनते हुए इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में परपोषण अथवा गेहूं के पौधे पर गिरने पर तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के समय बीजाणु अंतचोल जनन नलिका द्वारा एक जनन नलिका के रूप में बाहर निकलती है। एक यूरेडो बीजाणु में 4 जनन छिद्र होते हैं और एक बीजाणु से 4 जर्म ट्यूब्स या 4 जनन नलिका मैक्सिमम निकल सकती हैं। ये यूरेडोस्पोर जो कि गेहूं पर गिरता है, ये गेहूं की पत्ती पर 5 से 6 दिन के अंदर अपना फैलाव कर देता है या स्प्रेड हो जाता है और वापस से यूरेडोस्पोर बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो यूरेडोस्पोर्स होते हैं वो टेलुटोस्पोर्स की भूमिका को निर्वाह करते हैं। सो फर्स्ट स्टेज हमारे पास में होती है, उसको हम लोग जो है वो यूरेडोस्पोर कहते हैं। सेकेंड स्टेज है उसको हम लोग टेलुटोस्पोर्स कहते हैं। जब गर्म वातावरण में जो माइसीलियम होता है वहाँ पर जिस स्थान पर ये यूरेडोस्पोर्स बन रहे थे, ठीक उसी स्थान पर अब जैसे जैसे मौसम के अंदर परिवर्तन होता है, गेहूं जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, वो परिपक्व हो जाना शुरू हो जाता है, वहाँ पर दूसरे प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जिनको कि हम लोग जो है वो टेलुटोस्पोर्स कहते हैं। सो ये वही स्थान है जहाँ पर कि यूरेडोस्पोर्स बने थे। अब क्योंकि वातावरण के अंदर गर्मी होती है, गर्मी आनी शुरू होती है, गेहूं का पौधा मैच्योर होना शुरू होता है, ठीक उस समय वहाँ पर यूरेडोस्पोर्स के स्थान पर हमको जो है दूसरे प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जिनको कि हम लोग टेलुटोस्पोर्स कहते हैं। अगर हम इन टेलुटोस्पोर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये टेलुटोस्पोर्स जो होते हैं ये थिक वॉल स्ट्रक्चर्स हैं और ये स्पिंडल के आकार के होते हुए हमको दिखाई देते हैं, या ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर्स हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यूरेडोस्पोर्स जो है वो यूनी सेलुलर थे, परंतु टेलुटोस्पोर्स जो होते हैं ये द्विकोशिकीय होता है, 2 कोशिका होती है और दोनों कोशिका के अंदर हमको जो है वो एक एक केंद्रक देखने को मिलता है। ये जो टेलुटोस्पोर्स हमारे पास में होते हैं इनके अंदर हम अगर देखें तो ये हमारे पास में एक टेलुटोस्पोर है और ये टेलुटोस्पोर के अंदर हर कोशिका के अंदर हमको 2 केंद्रक दिखने को मिलता है, क्योंकि ये टेलुटोस्पोर का फॉर्मेशन एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम में होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो अगर हम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हमारे पास में जो है एक टेलुटोस्पोर का है और स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसकी वॉल जो होती है वो वॉल बहुत थिक होती है, मोटी होती है और इस कारण से, इस मोटी वॉल के कारण से हमको यहाँ का टेलुटोस्पोर का स्ट्रक्चर जो है वो हमको काला प्रतीत होता है। यहाँ पर भी एक्साइन वॉल है, ये इंटाइन वॉल है और उसके बाद में ये एक्साइन है, ये इंटाइन है और उसके बाद में हर कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज होते हैं, एक सिन कैरियन बनता है या डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर या एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस आता है और इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में होने के बाद में ये टेलुटोस्पोर जो है ये मियोसिस का कार्य करता है, या ये टेलुटोस्पोर ज़मीन के अंदर गिर जाता है और ज़मीन में गिरने के बाद में ये एक रेस्टिंग फेस के अंदर जाता है। तो